कितनी एफआईआर आप 97 या 98 घर से बता रहे हैं? मेरी एफआईआर हैं ही फखर वाली। 98 एफआईआर हैं। आपने कत्ल भी किया हुआ है, 68 महीने जेल भी काट के आए हैं। एक गरीब बंदा पे पर्चा काट जाए उसके तो पूरे खानदान को उठा के ले जाए। पुलिस मुकाबले जाना इनकी भरमार है, मूसलाधार बारिश ही है मेरे ऊपर ना। खुद ही ऑपरेशन वाले एसएचओ कि जी हम गए हैं, हमारे ऊपर फायरिंग कर दी। भाई ये जमरोद में बैठा हूँ, ये हयाताबाद है। कौन सा काम कर देते हैं? हर तरह का काम लेने के हर लिए, तरह का। हर तरह का, अल्लाह के हुक्म से। आप और खींच के कह रहे हैं। आप बताते हैं जी मैंने अपने वालिद साहब का बदला लिया, को आपकी बातें सुन के कोई और बदला कोई ले ले। वो बंदा 10 दफ़ा जिंदा हो, मैं 10 दफ़ा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करूंगा। मेरी वालदा ने आकर मुझे यहाँ तक कह दिया था कि बेटे खुदा और खुदा के रसूल का वास्ता तीसरी दफ़ा ना कहना, तुम्हें फांसी हो जानी है। तो मैंने कहा अम्मी मैं केड़ा कोई बड़ा काना वा कि मैं जो लोगों ने सिर वट के लिया था उदों नहीं रोदियाँ, अज मैं फांसी लगन लगा तो रोन लग पे। आपका दावा है कि मैं 30% पे आपको कोई भी ज़मीन का कब्जा छुड़वा दूंगा। मैं जो हूँ ना, मैंने तो कहा हुआ कि भाई हर काम का 30% लूंगा। गल ना पड़ जाए यार गल पड़ जाए तो फिर क्या, गल पहले 98 है ना तो 100 हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज बड़े ही एक मुनफरिद प्रोग्राम के साथ आपकी पेश खिदमत हाजिर हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इनके ऊपर 98 एफआईआर दर्ज हैं कत्ल, इक़दाम कत्ल और मंशियात फ़रोशी की। और इनके बारे में एक दावा मशहूर है। इनका कहना ये है कि किसी भी शख्स ने किसी भी शख्स से अपनी कोई रकम निकलवानी हो या कोई कब्ज़ा छुड़वाना हो तो ये 30% पर ये काम कर देते हैं। मेरे लिए बड़ी मुनफरिद चीज़ है कि एक ऐसा शख्स जिस पर 98 एफआईआर दर्ज हैं कत्ल, इक़दाम कत्ल की, वो किस तरह से आज़ाद घूम रहा है, क्या मामला है, कितना का बदमाश है, ये इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा आप ठीक हैं, खैरियत से हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। और तो ऐसा बदमाश है आप? बदमाश यार, मुझे तो इस लफ्ज़ से जो बड़ी चिढ़ है। बदमाश जो है ना, इसकी जो तशरीह है वो ये है कि बद करके मुआशरे से निकाला या जिसका ज़रिया मुआश गलत हो। तो मेरा ज़रिया मुआश भी ठीक है, और बद में कितना कोई बाहर से आप आए हैं, आप मुझे खुद बता दें। नहीं, आप पे 98 एफआईआर हैं, आपने कत्ल भी किया हुआ है, उसके बाद आपको 67-68 महीने जेल भी काट के आए हुए हैं। तो इससे ज़्यादा क्या ये मुआशरे का तो बद को निकाल दिया जाने वाला शख्स हुआ ना। ये आप इस चीज़ का ये ना आप मेरा शुक्रिया अदा करें कि अगर मेरे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है ना, मैंने मुल्क से फरारी हासिल नहीं की, भागा नहीं मैं यहाँ से, मैंने अपना घर नहीं छोड़ा। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, आप इसको चेक कर सकते हैं, थानों में जाके आप देख लें। आज अगर एफआईआर दर्ज हुई है ना 13 तारीख को, तो 14 तारीख को मैंने इंटरम करवा लिया। अच्छा, मैं खुद को सरेंडर कर दिया ना। अगर मैं आप बदमाश हुए ना, इधर तो एक गरीब बंदा पे पर्चा काट जाए उसके तो पूरे खानदान को उठा के ले जाते। पता है क्या होता है, वो उठा के इसलिए ले जाते हैं ना कि जिन लोगों का एक उनके वालदैन की या उनके घर की या उसकी अपनी शोहरत इस तरह की हो ना कि ये बंदा माशरे के लिए नसूर है, उसके पीछे पुलिस भी चढ़ जाती है। वो क्या होता है कि पुलिस वाले जब देखते हैं ना कि एक बंदे को इन्होंने पकड़ना और फिट करना है, इनको मुद्दई नहीं मिलता। ये आज खुद से जो है ना पटिशनर बन के ना एक ना इस्तगासा दे देते हैं, और उसमें खुद ही ऑपरेशन वाले एसएचओ कि जी हम गए हैं, हमारे ऊपर फायरिंग कर दी। भाई ये जमरोद में बैठा हूँ, ये हयाताबाद है, ये क्या वाना है, ये दर्रा आदम खेल है, ये कौन सा ऐसा इलाका गया है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। पुलिस वालों की आपसे क्या रिश्तेदारी है? क्यों अपनी मुद्दईयत पे आप पे इतनी एफआईआर कटवाई हैं? वो इसलिए कटवाई है ना कि जब देखें, मेरी बात सुने, एक केस आता है थाने में, सारा थाना जो है ना मुद्दई को सूंघ कर ना एक दूसरे को इशारे करता है, तगड़ा बंदा लगता है, सामी होती है। वो सामी जो है ना, इन्होंने अपनी रेपुटेशन गंदी कर ली है। पुलिस वालों ने पैसे लेते हैं, काम भी नहीं करते, जलील करते हैं लोगों को। फिर ये लोग जो है ना हम लोगों की तरफ मुँह करते हैं कि जी हमारी सुलह करवा दें, हमारा बंदा थाने में पकड़ा गया ना। होते हम लोग महंगे हैं, टीका हम बड़ा लगाते हैं, लेकिन वो लोग ट्रस्ट कर जाते हैं, उनको पता है कि यार ये एक इज्जत से हो जाएगा, काम हो जाएगा। कौन कौन सा काम कर देते हैं आप? यार काम तो जो लोग मेरे पास आते हैं हर तरह का काम लेने के लिए, हर तरह का, हर तरह का, अल्लाह के हुक्म से। आप और खींच के कह लें, लेकिन मैं जो मेरी समझ में आता है ना, और मुझे पता होता है कि गल ना पड़ जाए। यार गल पड़ जाए तो फिर क्या, गल पहले 98 है ना तो 100 हो जाएगी। किस किस जुर्म के आप पे एफआईआर हैं? मेरे ऊपर ज़्यादातर जो है ना वो पुलिस की मुद्दईयत में एफआईआर, इन्होंने जुए के पर्चे दे दिए हैं, मंशियात नॉर्कट दुआ करांदे जी, उन्होंने एफआईआर दी हैं। अब एफआईआर का मतलब ये तो नहीं, अब देखें हमारे मुल्क का कौन सा ऐसा सियासतदान है जिस पे एफआईआर नहीं है, लेकिन ये लोग भाग जाते हैं। क्यों? डिफॉल्टर हैं, या इन लोगों को डर होता है कि हम जेल जाके काट नहीं सकते। भाई गोंगलू खान बांध रही तो पिट कटानू रिच, इस तरह तो नहीं होता था। अगर बंदा खाता है तो फक भी, खोतों को मलाई के साथ साथ ना कभी फक भी खानी पड़ जाती है, तो बंदा वो भी अपने हिस्से की समझ के खा जाए। अच्छा शाहिद चौधरी साहब, आपका दावा है कि मैं 30% पे आपको कोई भी ज़मीन का कब्जा छुड़वा दूंगा, ये क्या मामला है? वकील जो है ना, उनको सब वकीलों को ये चाहिए कि वो मेरे भाई हैं, मैं सब वकला का बड़ा एहतराम करता हूँ। ये अपने जो है ना दफ्तरों के अंदर एक ना रेट लिस्ट लिख के लगाएं कि जी हम तलाक के इतने पैसे लेंगे, ताकि जो क्लाइंट है ना वो मुतमिन होकर इनके दफ्तरों में बैठ जाए। आजकल जो है ना लोगों ने अपने आप को पता ही नहीं लगता असल कौन है, इतने तो खूबसूरत वकील दफ्तर बना लेते हैं, लोग वसा खा जाते हैं, फिर ये फ्रॉड हो जाता है।
मैं जो हूँ ना, मैंने तो कहा हुआ है कि भाई हर काम का 30% लूंगा, ठीक है ना। अब हर काम क्या है, उसमें कोई भी काम आप लें, कोई भी। मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे तो जो समझ में आना, अब एक क्लाइंट है, देखो वो कोई मेरा कोई इमेज उसके जहन में है, वो मेरे पास आ जाता है कि शायद मेरा मामला यहाँ से हल हो जाए, तो मैं कर तो नहीं सकता हूँ, मैं उसकी बात सुनता हूँ, चाय पिलाता हूँ, फारिग कर देता हूँ। लेकिन जो मेरी समझ में आता है, मुझे पता होता है कि मैं अपने सोर्स लड़ा कर या अपने में जो अल्लाह ताला ने मुझे जो सिक्स सेंस दी है, मैं एडवांस समझ जाता हूँ कि ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो वो अल्लाह के हुक्म से जो है 30% पे अब 30% की है। महंगाई ज़्यादा हो गई है ये आप तक ग्राहक आते भी हैं या ये कमेंट सेक्शन तक ही होते हैं? ना। इनको गाहक क्यों कह रहे हैं, मुतासरीन कहे ना यार। आप आपके लिए तो आपके तो कस्टमर हुए ना। होता यही है कि वो आते हैं ना मेरे पास, तो भाई देखो मैं सब लोगों को ये कह रहा हूँ, मेरे पास से लोग जितने भी आते हैं ना, वो वेंटिलेटर मशीन पे होते हैं, ब्लड की बोतल लोगों ने साथ पकड़ी है, ऊपर आ जाते हैं। तो कहते हैं कि एक शख्स जिस पे 98 FIR है, बाप का कातिल मारा हुआ है, ठीक है, और छठा हुआ बदमाश है, ये हमें बता रहा है कि ये करना ये नहीं करना। भाई मैं उनको बता रहा हूँ ना, मैं उनकी नज़र में जो भी इमेज है उसको तो मुझे नहीं पता मुझे कौन बंदा किस नज़र से देख रहा है, लेकिन ये है कि मैं खुलूस से दिल से जो है ना यार, हकीकत जो है ना हमजा, ये है कि लोग तो सोशल मीडिया पर बात करते वक्त डरते हैं ना, मैंने अपना किबला इतने मजबूत ईमान के साथ मैंने जो है ना वो अपना चेंज किया है कि अभी मुझे कोई भी दुनिया की बहुत जो ताकतवर तरीन आदमी है ना, वो भी मुझे मेरे मकसद से हिला नहीं सकता। आपने अपने वालिद साहब का जो बदला लिया हुआ है, क्या सोचते हैं आपने ठीक किया हुआ है? बदला जो है ना हमारे कुरान पाक में वाजिब है, और वाज़िह अल्फाज में ये लिखा हुआ है कि अगर आपके हाथ पाँव और आपके पास हर चीज़ जो दुनिया की मौजूद है, तो अगर आप ताकतवर के खिलाफ खड़े नहीं होते, और उसका धड़न तख्ता यानी जहाद उसके खिलाफ हुक्म है, जहाद का मतलब क्या है, दुश्मन का धड़न तख्ता कर देना, तो वो आप बिल्कुल आपके ऊपर वो फ़र्ज़ है। तो अगर आप उसको माफ़ कर देते हो तो आपके दर्जात जो है ना बहुत बुलंद कर दिए हैं। तो मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो किया। जब आपने बदला ले लिया, एक आपको तस्कीन तो मिल गई होगी, लेकिन किन किन मसाइल से दो चार हुए? ज़हनी क्या कैफियत थी, क्या प्रेशर था, क्या सोचते थे, जेल में गुजारे दिन कैसे थे? मुझे पता था कि इकबाल जुर्म के बाद मुझे अदालत ने फांसी दे देनी है, सजाए मौत दे देनी है, वो मैं गुनाहगार हूँ या बेगुनाह हूँ। कोर्ट ने मेरे बयान को देखते हुए मुझे उसी वक्त जो है हुक्मनामा जारी कर देना था, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है ना मुझे मेरी मदद की, क्योंकि मैं हक सच पे था। और बदला तो मैंने आपको 12 दफ़ा कहा है, मैंने लोगों को ये ओपन कहा है कि अगर आपकी 3 बहनें या 2 बहनें जवान है, या एक बहन भी अगर जवान घर में है, आपका सबसे बड़ा रिश्ता माँ और बाप है ना, अगर कोई माँ को या बाप को भी कत्ल कर देता है ना, और आपके पीछे एक बहन है जिसकी शादी होने वाली है और बिल्कुल शादी के टाइम पे वो आ चुकी है, तो आपको बदले से ज़्यादा ना उस बहन की शादी करनी ज़रूरी है। ये मेरी बात याद रखिएगा। आपके घर में रोटी खाने के लिए नहीं है, आपके 4-5 बहन भाई हैं, आपको कोई भाई मार देता है, शहीद कर देता है, जो भी लगा लें, तो आप कहेंगे मैंने इसका बदला लेना, घर में रोटी ना हो, या अल्लाह दी लानत ऐसे बदले के ऊपर कि आपने अपनी ज़िंदगी को भी अजाब में डाल लिया। एक तो हादसा हो गया ना, तो आप उसको पीस की तरफ जाएं, आप अमन की तरफ जाएं ना। जो बाद में 10 बंदे आपने अपने मरवाना है, 10 उनके मारने बाद में फिर बैठ के मारी अगली नस्लों ने। ऊपर से आपने मुझे बताया था कि जब यही माएँ बहनें आपके पीछे आती हैं तो क्या मामला होता है जेल में? यार वहाँ पे ना, अगर इस उंगली का आपने इस्तेमाल देखना ना, ये शहादत की उंगली है ना, हम इसे अपनी शहादत की उंगली इसको कहते हैं। अगर आपने इस उंगली का इलीगल इस्तेमाल देखना तो मुलाकात के शेड में है। अब आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। वो मैं लोगों की ख़वातीन माएँ बहनें वहाँ पे आती हैं, यही मुलाजम जेलों के। अब इन लोगों को ये नहीं पता होता कि हम भी इन लोगों के बैचमेट हैं यार। अगर हमारे ऊपर कोई मुकदमा है, हम भी जेल के अंदर है, तो हमारी जो है हमदर्दी और हमारी जो मोहब्बत होगी वो उन कैदियों हवालातियों के साथ होगी जिनमें हम रह रहे हैं। तो ये मुलाजम वहाँ पर आगे पता क्या कहते हैं, चोई साहब आज जो फलाने की माँ इसे देखिए, वो यार दी माँ किड्डी सोहनी है। आप मुझे ये बताएं कि ऐसी बात बाज़मीर आदमी सुनने के बाद जुर्म करने की जो है कोशिश करेगा? मैंने इसलिए अपना किबला दुरुस्त किया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी भतीजी हैं, बच्ची हैं, मेरी फैमिली की ख़वातीन मेरे पीछे आकर मुलाकातें करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ने पहले भी जेल में मैंने मना किया था मेरी फैमिली का कोई जो है ना फ़र्द खातून यहाँ पे ना आए। लेकिन आप मुझे ये बताएं ये कहाँ की गैरत है कि मेरे सामने वो मेरे किसी बैचमेट कैदी और हवालाती के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में भी बात कर रहा है। जिसकी मुलाकात आ रही है, जो ख़वातीन आ रही हैं, वहाँ पे हरासा की जा रही है। हरासा नहीं की जाती, वो सुपरिटेंडेंट पे डिपेंड करता है। सुपरिटेंडेंट ना चीफ होता है जेल का ना। अगर अब असदुल्ला बड़ाइश साहब थे, इजाज़ असगर साहब हैं, उसके अलावा ये अभी जो कैंप जेल में लगे हुए हैं ये जो आए हैं यहाँ पे नए, अकबर गुजर साहब, मैंने नहीं यहाँ पे कोई ऐसी शिकायत सुनी। अगर मैं सुनूँ तो आपको पता मैं बम्ब की तरह फाड़। ये कहीं आप इसलिए तो नहीं उनके बारे में बता रहे कि ये 98 FIR है तो चौक के ना ले जाएं? और नहीं यार, वो ये बातें नहीं होती। असदुल्ला बड़ाइश साहब गालिबन पिंडी चले गए, इजाज़ असगर साहब मेरा प्रमोट हो गए, वो किसी और बड़े ओहदे पे चले गए। तो मैं ये नहीं कि मैं अगर उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ तो मैं, वो बड़े काइयाँ हैं। ये जो सुप्रीटेंडेंट्स जिनको मैंने आपको बताया ना, महमूद अकबर चदर साहब, नासर बड़ाइश साहब, उसके अलावा गुलाम सरवर ललवानी, राजा नसार, ये वो सुप्रीटेंडेंट हुए हैं कि जिन्होंने एक तारीख उन्होंने लोगों की इस्लाह की है। इनके मुकाबले में अब ले आज़म खान एक नंबर का जिंदा है,
लोग कहते हैं जनता के बारे में वो इतना पागल का पुत्र है, उसकी इतनी मूछें रखी हैं, बंदा उसकी मूछें खींच दे। वो इतना उसने लोगों को, माशरे को ख़राब किया है। क्या किया? वो गैंग बनाए हैं उसने, फिरदौस खान वगैरह, इनको हीरोइन जेल के अंदर उसने लगवाई है। ये आजम खान की बातें आपको बता रहा हूँ। जेल की कोई तल्ख हकीकत बताएं जिसको देख के आपने कहा हो कि लानत ऐसी बदमाशी पे ऐसी मैंने जिंदगी। एक वाक़या किया था, एक निसार खान था, उसको एक बीमारी थी, वो करोड़ों में लाखों में किसी एक बंदे को होती है। उसका ना वो सारी अंतड़ियाँ वगैरह ना, जब वो टॉयलेट के लिए जाता था ना, सब कुछ बाहर आ जाता था। तो वो मुझे नहीं पता था, उस बंदे ने उसको हॉस्पिटल ले गए, 3 दफ़ा उसने सुसाइड की कोशिश की थी, तो उसको मुलाजमीन ने पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने उसका नाला भी निकाल लिया था, ज़ारबंद। उसके अलावा उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं देते थे जिससे वो लटक जाए। उसके ऊपर बड़ी सिक्योरिटी होती थी, एक मुलाजिम 24 घंटे उसके ऊपर खड़ा होता था। तो आप यकीन करें कि अगर वो उस बंदे को वो बीमारी है, तो वो खुदा ना खास्ता बदकिस्मत में आप नहीं हो सकते, कोई भी हो सकता है। तो उस बंदे को जो है ना, मैंने जो उसकी हालत देखी थी ना, डॉक्टर तैयब साहब थे, वो मेजर थे जो आर्मी के ना, उनको सजा हुई थी। तो उनकी एक क्लास थी, वो रात सारी खुले रहते थे। सारी दुनिया इस प्रोग्राम को देख रही है, लोग आपको नीचे लिखेंगे कि उसको जब मैंने देखा ना, उसका सारा आंतरियाँ वगैरह उसकी बाहर आ गई हैं, उसको मुलाजमिन उठा कर ला रहे हैं। और जेल के वो एक बड़ा सा दरख्त होता है, उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसके ऊपर उसकी अंतरियाँ रखी हैं और उसको उठाते, अंतरियाँ लहदा मुलाजमिन ने पकड़ी हैं। तो यार आप मुझे ये बताएं, जेल के अंदर लोगों ने अपने नफ्स जो है वो काट लिए हैं। ये एक इकराम मोछा था, चौधरी अशरफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, उसने उसको रात को तभी उन्होंने सहूलियात नहीं दी, वो बेचारा थाली खड़काता रहा, उसको इतनी शिद्दत से पेशाब आया, वो नहीं हो रहा, उससे अपना नफ्स काट दिया था। आप अंदाजा लगाएं, इकराम मोचा उसका ऑनर, आपको बता रहा हूँ, चौधरी अशरफ डिप्टी थे, चौधरी जावेद लतीफ़ वहाँ पे सुपरिटेंडेंट थे। तो ये क्या था? यही वो चीज़ें हैं ना जिनको देखकर मैंने अपना किबला दुरुस्त किया है। नहीं, आपका सबसे तल्ख एक्सपीरियंस क्या रहा जेल में? मेरा तल्ख एक्सपीरियंस ये है कि जेल ना, मियाँ नवाज शरीफ भी था ना, तो मैं ये दावे से आपको कहा, देखो कैसे भाग गया मियाँ साहब। मैं तो यही कहूँगा ना, हालात से फरारी हासिल की है यार, फेस करते। वो मेरा मतलब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, अगर थोड़ी सी फक भी खानी पड़ती है तो बंदा अपने हिस्से की समझ के खा लेता है। लीडर बनने के लिए जो है ना, जेल काटनी बड़ी ज़रूरी है। मैं सुना है कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे वही टेन्योर आपने भी जेल काटा। हाँ जी। तो क्या कोई जेल में कभी कोई मुलाकात या कोई किस्सा? नहीं मुलाकात तो नहीं होती, लेकिन मुलाजम एक दूसरे की बातें बताते रहे। वो बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ सारी रात ना वो चाय का भर के ना, वो थर्मोस तो मुलाजम के लिए ना गेट के आगे रख देते थे कि ये मुलाजम आए तो खुद ही डाल के ना पीते रहें। क्योंकि मियाँ साहब ने अंदर जाकर सुना था, रहमत शाह फरीदी ऐसे करता था, आसफ अली जरदारी, वो बड़ा कारीगर आदमी है जेलों का, हमारे साथ वो भी रहा हुआ है मेरा गालबन 97 में। जेल में क्या सीखने को मौका मिलता है? टाइम कैसे गुजारा जाता है? अपनी हिम्मत कैसे बांधते हैं? जेल में जाकर जो है ना, मैंने जो सीखा सब्र, वो सब्र अब कैसे सीखा है, छोटी सी बात से मैंने ना, उससे मैंने सीखा है। क्या? मेरे साथ वाली चक्की से ना मैं कसूरी बांधूँ, पनिशमेंट सेल में मैं बांधूँ, कोई हरकत की है मुझे जेल वालों ने पनिशमेंट के तौर पे ना, एक कसूरी सेल होता है वहाँ पे 24 घंटे के लिए बंद कर देते हैं। बंदा मेरे पास से ना अचार, रूह अफ़ज़ा की बोतलें और वो इस तरह की चीज़ें अपनी मुलाकात से लेके गुजरा है, और मुझे रुक के उससे सलाम किया, मैंने देख लिया इसके रूह अफ़ज़ा की बोतलें भी पड़ी हैं, अचार भी नज़र आ गया, और मेरा बड़ा दिल कर रहा है वहाँ पे ना कि मैं अचार खा लूँ या मैं रूह अफ़ज़ा पी लूँ। मुझे वो बंदा पूछ रहा है, चौधरी साहब आपको कोई रूह अफ़ज़ा वगैरह भेजूँ? तो मैं उसको कहता नहीं मैंने शुगर है, या मैं उसको कहता नहीं मैं रूह अफ़ज़ा मेरे को पे है, बस वो चाहिए मैं ले लूँगा। अपनी सफ़ेद, ये सब्र सिखाती है चीज़। अब वाक़या तो छोटा सा ना, लेकिन आप इसे सब्र ले लो। फिर दूसरा ये होता है कि बंदा वहाँ पे ना सख्त हालात के साथ जो है लड़ना सीखता है। मैंने ये सीखा है। पांजे वांजे भी फिट होते हैं चौधरी ने गुट पे? नहीं ऐसे नहीं होता था वहाँ पे। उन्होंने वो बिगड़े तिगड़े लोग होते हैं वहाँ पे ना, वहाँ पे ये नहीं है कि आपको कि मैं हिटलर बन के जो है मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। लोग चीर फाड़ देते हैं। लोगों ने सुपरिटेंडेंट को जो है ना अंदर क्लीन हॉल के अंदर पकड़ लिया, तो उनको छुड़ाने के लिए बाहर से AIG गए हैं। वो बिगड़े तिगड़े लोग होते हैं माशरे के, उनको 75 साल सजा होती है। वो कहते हैं वो उनको, अब देखें ना वो जुर्म क्यों कर देते हैं जेल में। एक बंदे को 25 साल ना यके बाद दिख रहे, 75 साल की सजा है। अब उसको पता है कि मेरा ना केस बंद हो गया, मैं कैदी हूँ। अब वो सिर्फ हवा देखने के लिए, बाहर की ट्रैफिक देखने के लिए अंदर किसी बंदे को खंजर मार देगा कि नया केस होगा, मैं तारीखों पे जाऊँगा, ट्रक में से लोगों को देखूंगा। अब उस बंदे से क्या पंगा लेंगे आप? वहाँ पे किसी की कोई सजाए मौत का कैदी हो, को आपको को मिला हो जिसके को दिन करीब हो, क्या मामला? वो मैंने बताया था कि एक ना अनवर नाम का एक कैदी था, वो विहाड़ी का था। उसको फांसी होने लगी थी। मेरे बड़े भाई हैं चौधरी अलाउद्दीन और लावा पहलवान, वो भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनको भी कहीं अंडरवर्ल्ड ना कह दीजिएगा। वो लोग उनके साथ बड़े स्कैंडलाइज हैं, मर्डर शर्डर भी उनके ऊपर थे, वो होते रहते हैं मुकदमा। तो वो जो थे ना उनके दोस्त थे, उन्होंने हमें कहा था कि यार शायद वो मेरा दोस्त है, तुम मिलना है। तो 2 दिन बाद उसको ना फांसी, क्योंकि जेल के अंदर की मुलाकात 2 दिन पहले करवा देते हैं। उसको हम मिलने गए हैं। तो ये नादरीन आपके लिए बड़ी इबरतनाक ये बात होगी, गौर से सुनिएगा। उस बंदे को हम मिलने गए हैं तो लावा भाई ने उसको कहा है कि जी बताओ यार अनवर तेन मैं की पे जाऊँ। उस बंदे ने कहा था पलवान जी, बड़े यानी कि ना बड़ा अपने आप में मजबूत साहब उसके नज़र आ रहे थे। वो कहता है पलवान जी मैं ना वो जरा भेज देंगे हो कस्टर्ड, वो भेज देना। वो कस्टर्ड ये सजाए मौत का मुल्जिम जिसको 2 दिन बाद फांसी होने वाली। फांसी, उसने कहा मुझे कस्टर्ड भेज दो। अच्छा उसने ये कस्टर्ड क्यों कहा? मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा हूँ, मुझे आज भी याद है। उसने सिर्फ ये कहा था कि इनको ये नजर ना आए कि मैं परेशान हूँ या मैं तो कस्टर्ड मांग रहा हूँ।
अच्छा, लावे भाई ने मुझे आके कहा, मैं चूंकि साथ वाली चक्की में बंद होता था, मेरा छोटा भाई था, उनकी खिदमत भी करता था, बड़े भाइयों की तरह था, तो खाने पकाने का मैं बड़ा मास्टर था। मुझे भाई लावे ने कहा कि यार शायद वो कस्टर्ड तैयार करके ना यार मुलादुन में भेजा, उन्हें देना है, सजाए मौत में भिजवाना है। इस तरह मैंने वो कस्टर्ड बनाया, डिब्बे में डाला, भाई डिब्बा निकाला उसमें से, जंगले में से मुलादम मैं उसको दिया, उसने जाकर कस्टर्ड उसको दे दिया। सुबह उसको फांसी होनी थी, अब फांसी हो गई। उसके बाद हम उसके चक्की वाले जो थे ना, जिसके रूममेट जो थे, उनके साथ अफसोस करने के लिए गए, भाई लावा भी साथ थे। वहाँ पे जब हम जाते हैं ना, तो उन्होंने हमें पता क्या, असं उन्होंने पूछा कि यार घबराया तो नहीं सी? उन्होंने कहा चोई साहब बड़ा कस्टर्ड भेजा सी ना लावे पलवाने का, ढक्कन चुको। मैंने वो ढकना उठाया तो कस्टर्ड में अगर चम्मच लगा हो तो कस्टर्ड हिल जाता है। वो कस्टर्ड ऐसे का ऐसे था, उसे खाया ही नहीं गया। तो इसका मतलब उसने अपने आप को जिंदा रखने के लिए और मजबूत असाब का दिखाने के लिए मंगवा तो लिया है, लेकिन खाया वो जाते हुए भी दुनिया को ये दिखाना चाह रहा था कि मैं बड़ा फन्ने खाऊं। नहीं, फन्ने हाँ नहीं यार, उस वक्त बंदे की ना वो लास्ट टाइम होता है, और जिस वक्त स्टे वगैरह बंदे का कैंसिल हो जाता है ना, तो यकीन करें लोग कहते हैं जेदे डोगर के प्रोग्राम में मैंने कहा, उसने अपनी माँ को ये कहा था, बहन को भी ये कहा था कि मैं जो लोगों ने सिर वट के ले आना था, उदों नहीं रोदियाँ, आज मैं फांसी लगन लगा तो रोन लग पे, मेरे पीछे रो के मेरी आखरत ख़राब ना करना। मैंने ये डायलॉग अपने मौजूदगी में, शौकी जो टाउनशिप वाला है, मलक शौकत खोखर, मैंने और उसके अपनी मौजूदगी में ये डायलॉग सुने हुए हैं। लेकिन लोगों ने मुझे पूछा कि ये क्या, मैंने कहा यार मैंने तो जेदे डोगर को बड़ी दफ़ा मिला हूँ, उसकी आवाज़ से मैं वाकिफ़ था, उसके लहजे से मैं वाकिफ़ था। वो जो जेदा डोगर डायलॉग बोल रहा था ना, वो जेदा डोगर ही नहीं था, वो मर चुका हुआ था पहले। हाँ, मर चुका हुआ था। वो लाश खुदा के हुक्म से, अल्लाह ताला ने जो लाश को चला दिया, तो लाश चल रही है। यार मौत का जो है ना, देखें मेरी बात सुने, क्या कौन कहता कि मौत का खौफ नहीं है? हालांकि मैं शिरक नहीं करता हूँ, मौत का खौफ मुझे भी है कि मेरी गड्डियाँ कौन चलाएगा, अब मेरे बंगले कौन इस्तेमाल करेगा, बनाइया सारी ज़िंदगी मैंने तो खाएगा कोई, ये सारी टेंशनें होती हैं जो आपको मौत से डराती हैं। मेरी बात आप समझ गए कि नहीं? मैं शिरक नहीं करता हूँ, इसके बावजूद मौत का मुझे भी डर है।